तो पिछले एपिसोड में मैंने क्या बात कही, मैं एक बार फिर से उसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर जब T1 से T2 इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो रेट बढ़ा। रेट बढ़ने का कारण के का बढ़ना, और के और कुछ नहीं, रेट है जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ले लिया जाए, मतलब ए यदि 1 ले लिया जाए तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या है, के बराबर है। इतनी बात हम लोग ने समझ ली थी। अब मैंने क्या कहा था कि किसी भी वक्त कोई रिएक्शन प्रोडक्ट में तब बदलेगी जब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन ऐसे हो कि उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। इसका सेंस आप ये सोच सकते हो कि मॉलिक्यूल्स कम से कम ऐसे टकराएं कि उनके आपस के बॉन्ड तो ब्रेक हों। इसको यहां से समझने से ज्यादा अच्छा आप ऐसे समझो कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब में हमने ए मिलाया है और एक टेस्ट ट्यूब में बी मिलाया है। उसी टेस्ट ट्यूब में ए और बी मिला दिया है, तो रिएक्शन तब होगी जब ए और बी के मॉलिक्यूल्स ऐसे टकराएं कि इनके अंदर इनके बॉन्ड टूटे और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो। ठीक है, तो उन टक्करों से ही प्रोडक्ट मिलेगा जिनके पास इतने अमाउंट की एनर्जी हो कि टक्कर के बाद इनके बॉन्ड्स टूट जाए। ठीक। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोल्ट्जमैन। उन्होंने कहा कि आप तो मुझे बताओ कि यहां टोटल टक्करें कितनी हो रही हैं, बस मुझे ये बताओ टोटल टक्करें कितनी हो रही हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि इन टक्करों के अंदर कौन सी वो टक्करें हैं जिनके अंदर ये पावर है कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक। तो हमने क्या किया, के जिसको रेट कहा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया, उसके अंदर हमने कहा जेड जिसको नाम दिया था सी एफ मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी वाला फ्रैक्शन, जिससे हमें यह समझ में आ रहा था कि ये होना चाहिए कभी भी रेट की, जब हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो ये होना चाहिए। ठीक है ना। देखो के में चेंज यदि निकाल लिया हमने तो हम कॉन्सेंट्रेशन अब बदलेंगे तो एग्जैक्ट रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी कि इस टेम्परेचर पर क्या। तो के का रेट के साथ डिपेंडेंस देख लें तो ऑटोमेटिकली हम रेट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिपेंडेंस पता कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रेट बराबर के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, तो ये वैल्यू कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ये, लेकिन हुआ क्या कि यहां से जो हम रेट निकाल रहे थे वो रेट की वैल्यू हर वक्त कैसी आ रही थी, जो हमारा रेट एक्सपेरिमेंटल आ रहा था उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये वैल्यू ज्यादा आ रही थी। तो कहा गया कि इसका मतलब हम लोग यहां पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कहा गया कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, सिर्फ कोलिजन के अंदर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एनर्जी, जबकि परफेक्ट कोलिजन वो होते हैं जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी हो। मतलब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन एक टर्म और कहा गया, और वो टर्म कहा गया कि परफेक्ट ओरिएंटेशन के साथ चीजों को टकराना। मतलब ये चीज मैंने पहले बोली थी कि यदि आपका कोई रिएक्शन ऐसे हो रही हो, जैसे मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और इससे ये फॉर्म कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो यहां पर एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस किया गया, कहा गया कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों भले ही कितनी तेजी से टकराएं, लेकिन वही टक्कर आपकी प्रोडक्ट देगी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रही है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से कहने का मतलब ये है कि यदि आप CO2 के मॉलिक्यूल को देखो तो CO2 का मॉलिक्यूल ऐसा है, यानी ये जो ऑक्सीजन है वो आपकी कार्बन से जुड़ रही है। इसका मतलब इसकी टक्करें किसके साथ हो, इस कार्बन के साथ हो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ टक्कर होगी तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। मेरी बात समझ आ रही। मतलब यदि मैंने कहा कि ये टक्कर हो रही है, ये सी और ये ओ, ये टक्कर हो रही, देखो बच्चों कई सारी रेट की थ्योरीज हैं और उनमें ये बहुत बेसिक लेवल की थ्योरी है, बहुत बेसिक लेवल की थ्योरी। ठीक। इसमें कहा गया कि जब ये इसके साथ टक्कर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ,
ऐसे कि ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसा, एक ये O, एक ये O। अगर आप ये सोचो कि ये टक्कर आपकी परफेक्ट कोलिजन है, तो ये परफेक्ट कोलिजन नहीं है। परफेक्ट कोलिजन वो है जिसके अंदर जैसा आपका जुड़ना है उसी हिसाब से अटैक हो रहा हो। मतलब ये C, ये O और जो ऑक्सीजन आकर टकरा रहा है वो ऑक्सीजन ऐसे टकराए, तो ये आपका परफेक्ट कोलिजन होगा। ठीक है। अब उन्होंने मतलब कुल मिलाकर उन्होंने को अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को वेरीफाई करना था, इस रिजल्ट को सही करना था। ठीक। इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा अब तक आप क्या कर रहे थे, अब तक यहां पर 100 कोलिजन या 1000 कोलिजन हो रहे थे, उसके अंदर आपने 1/4, ये 1/4 क्या है, वो बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया फैक्टर, जिसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपका 250 कोलिजन वो आते थे जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं, एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर इन्होंने कहा कि वो है ये कोलिजन वाला फैक्टर, और उसको नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो फिर उन्होंने इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर थोड़ा सा चेंज किया। के बराबर जेड मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई, ये भी एक फैक्टर है ऐसा ही, ठीक है ना, ऐसा ही एक फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिसमें ये बता रहा है आपका क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड। ठीक। ये फैक्टर ऐसा ही एक फैक्टर है 1/2 1/4 ऐसे टाइप का, इसको कहा गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जो क्या बता रहा है कि कौन से कोलिजन ऐसे हैं। अब जाहिर सी बात है कैसे किया गया होगा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में एक जो लोचा आ रहा है उसको दूर करने के लिए इसको कहा गया होगा। इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं जनरली कितनी होगी, तो जनरली फैक्टर है तो ये 1 से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक। एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि ये दोनों जो हैं वो तकरीबन में बराबर आ जाए, और ये फैक्टर को नाम दिया गया एनर्जी फैक्टर। ठीक। ये आपका के लिए एक एक्सप्रेशन आया जिनके अंदर इस तरह से ये 3 टर्म इन्वॉल्व थे। जेड क्या बता रहा है, उन कोलिजन्स को बता रहा है जो यहां टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है। पी क्या बता रहा है, पी आपका उस चीज को बता रहा है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रही हैं। ई क्या बता रहा है, उनकी पावर बता रहा है जो कोलिजन यहां से यहां जा सकते हैं अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो। अच्छा, मतलब अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ 1000 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई कुछ 1/2, ऐसा कुछ, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये एनर्जी फैक्टर, यानी अब जो निकल कर आए वो कोलिजन है जिनके अंदर एनर्जी भी अच्छी है और प्रोबेबिलिटी भी बढ़िया है। मतलब यहां से जो चीज निकल के आई 500, और उन 500 का भी आधा कर दिया गया, मतलब 250 कोलिजन जो निकल कर आए वो ऐसे हैं जिनके अंदर परफेक्ट ओरिएंटेशन भी है और प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी भी है। अब इस पर सवाल कैसे आएंगे, क्या चीजें आएंगी, जरा आप थोड़ा सा इसको बताओ। देखो मैं अब बताता हूं, पहले अगर ये फील आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये एक हमने खुद से एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिसाइड किया है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू मैच नहीं कर रही थी तो हमने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, और ये कहानी मैंने आपको बता दी। अब जरा देखो, अगर कोई आपसे कहे कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है,
बिकॉज जेड इंक्रीज होता है। तीसरी बात, टेम्परेचर बढ़ने से जेड बढ़ता है। देखो बच्चों, ये जो तीन बातें मैंने कही ना, अब यहीं से ही सारी कहानी जो है, जितना हमने बोला ना, वो आपको पकड़नी है। देखो, टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है, इसका कारण कोलिजन फ्रीक्वेंसी का बढ़ना नहीं है। देखो होता क्या है, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन खूब तेजी तेजी से होने लगे। जैसे मान लो, प्रोडक्ट तब बनना है जब आपका इस पर्टिकुलर स्पॉट पे टक्करे हो। समझना इस चीज को। प्रोडक्ट तब बनना है जब हमारा टक्कर जो हो इस पर्टिकुलर जगह पर हो, इस पर होगी ना तो प्रोडक्ट बनेगा। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल तेजी से भागने लगे इधर उधर। इनका एक पर्टिकुलर स्पॉट पर टकराने की जो प्रोसेस है या पॉसिबिलिटी है, वो डिक्रीज होने लगी। जैसे मैं एक चौक उठाकर बोर्ड पर मारूं और उस बोर्ड पर मैंने एक खास स्पॉट बना दिया है, मैं वहां मारना चाह रहा हूं, उस जगह पर मैं चौक को धीरे से ले जाऊं और उस पर टकरा दूं, आराम से हो जाएगा। यदि मैं बहुत तेजी से चौक मारूं तो हो सकता है उस पर टक्कर ही ना हो। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से नो डाउट जेड बढ़ता है, लेकिन ये जो फैक्टर है ये आपका घट जाता है, जिस कारण से इस वाले फैक्टर पर कोई खास असर नहीं पड़ता टेम्परेचर बढ़ाने का। किसी एक टेम्परेचर पर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, यहां पर ये है, यहां पर ये, हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाया, रेट बढ़ा, तो उसका कारण क्या है? तो रेट बढ़ने का जो कारण है ना, वो इसका इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इसका इंक्रीमेंट प्रोबेबिलिटी फैक्टर में डिक्रीमेंट भी लाता है। टेम्परेचर बढ़ना प्रोबेबिलिटी फैक्टर में डिक्रीमेंट लाता है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ने का असर यहां नहीं दिखाई देता है। तो सर फिर टेम्परेचर बढ़ने पर रेट क्यों बढ़ता है? आप जरा सोचिए, इस चीज पर ध्यान दीजिए, इस वाले फैक्टर पर। ये जो फैक्टर यहां पर लिखा हुआ है, ये फैक्टर है 1/e⁻ EA/RT। अगर आपने पहले मान लो, पहले T1 टेम्परेचर पर ये फैक्टर है, मान लेते हैं कुछ 1/8, ऐसा। T1 टेम्परेचर पर ये फैक्टर है 1/8। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। ये इससे डिवाइड हो रहा है, यानी ये वाली वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, देखो जरा सा, EA/RT, ई की पावर, ठीक है ना, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। ये आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी ये वाला फैक्टर क्या हो गया, ये वाला फैक्टर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला फैक्टर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ये वाला फैक्टर डिक्रीज करने का मतलब समझ में आ रहा है कि इसकी पावर जब आई तो वो पावर भी जो वैल्यू दे रही है वो डिक्रीज कर गई। टेम्परेचर बढ़ने से यहां ये जो वैल्यू आई वो डिक्रीज कर गई, तो ई की पावर वाला टर्म भी डिक्रीज कर गया। मतलब पहले ये जो वैल्यू थी 1/8 आ रही थी, ये वैल्यू ज्यादा आ रही थी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर T1 से उठाकर T2 कर दिया, तो 1/e⁻ EA/RT वाला जो टर्म है, उसमें ये जो टर्म अब आ रहा होगा वो पहले कितना था, ज्यादा था। पहले e⁻4 मान लो, अब ये e⁻3 हो गया। तो मान लो अब पहले की तुलना में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नीचे वाला टर्म घट गया। यानी पहले जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था वो हो रहा था 1/8। यानी अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे थे 1000, तो पहले मल्टीप्लाई हो रहा था 1/8, अब मल्टीप्लाई होने लग गया कितना, 1/4। यानी
पहले आ रहे थे कितने कोलिजन, आधा फिर आधा, मतलब पहले वो टक्करें जो प्रोडक्ट दे रही थी या एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रही थी वो 125 थी, और अब यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो टक्करें कितनी हो गई हैं, वो टक्करें 250 हो गई हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन उसका रेट पर असर नहीं दिखता क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर जो है उसको काउंटर बैलेंस कर देता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहां पर जो बैरियर क्रॉस करने वाले थे, पहले उनकी संख्या कुछ इतनी थी, अब वो संख्या टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। वो जो इस बैरियर को क्रॉस करने की ताकत रखते हैं, उन कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से रेट बढ़ जाता है। समझ में आई मेरी बात? टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके नंबर बढ़ जाते हैं, जिस कारण से रेट बढ़ जाता है। आया समझ में? ओके। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। के बराबर z इंटू पी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इस इक्वेशन को कहा जाता है आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक, इसके अंदर जो ए टर्म है, ए, इसको कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंट के पहले आ रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए। ठीक है, चूंकि ये एक फ्रैक्शन है, ये वाली चीज क्या है, एक फ्रैक्शन है, इस कारण से ए की यूनिट वही होगी। ये एक फ्रैक्शन है, इस कारण से ए की यूनिट वही होगी जो आपकी के की यूनिट होगी। यूनिट ऑफ ए कैसी होगी? वही होगी जो के की यूनिट होगी। ओके, अब यहां तक इस बात को समझने के बाद हम कुछ और टर्म के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ई के टर्म में है, हम चाहें तो अब इसके अंदर कई सारे काम कर सकते हैं। मान लो हमने इसमें ln लिया, ln के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln ए माइनस ई की पावर ई ए बाई आर टी, ये आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो या इसको आप लॉग वाली फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मतलब यदि हम के वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचे, यदि हम यहां पर लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचे, ठीक, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। स्लोप कैसी आएगी? ऐसी। ठीक, इस टाइप का एक ग्राफ आएगा जहां स्लोप किसके बराबर है? इस वाले टर्म के बराबर है। इंटरसेक्शन किसके बराबर है? इंटरसेक्शन बराबर है लॉग ए के। ठीक है, स्लोप किसके बराबर है? स्लोप आपका बराबर है माइनस ई की पावर ई ए बाई 2.303 आर के बराबर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो जरा सा, यहां से अब फिर से कहानी को देखो, प्रॉब्लम तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी।
जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना उसको जरा ध्यान रखिएगा आप। अब मैंने कहा कि एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है जो आपका ए से बी है मान लो, ठीक। हम इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं। हम यहां पर टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं T1 से। ये रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, ए आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन T1 पर चल रही है, हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाकर T2 कर दिया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ के में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो कैसे करना होगा इसको आपको, इसके अंदर इसकी दो एक्सप्रेशन बना लीजिए। तो टी पर क्या होगा, T1 पर तो log K1 मान लेते हैं एट T1 है इक्वल टू log A, ये वैल्यू रिएक्शन के लिए कांस्टेंट बनी रहेगी। यहां पर EA ये भी रिएक्शन के लिए, किसी एक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एक पर्टिकुलर जोन के लिए, ठीक है, अपॉन 2.303 आर T1, एक ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। सिमिलरली log K2 इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 आर T2, ये दूसरी एक्सप्रेशन बन गई। K2 माइनस K1 कर देते हैं, इससे इसको घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा log K2 बाई K1, जहां ये रेट कांस्टेंट है, इक्वल टू EA अपॉन 2.303 आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। आप इससे कंपेयर करोगे कि आपका के में कितना चेंज आया है, ठीक है, ये बात समझ में आई। इससे इस एक्सप्रेशन से आप चेक करोगे कि के वैल्यूज में कितना चेंज आया है। अब यहां पर जो मैं एक पॉइंट आपसे बोल रहा हूं, जरा इसको सुनिएगा। किसी रिएक्शन में यदि मैं 10 डिग्री का चेंज करूं, किसी रिएक्शन में मान लो यही रिएक्शन है, ठीक है, यही रिएक्शन है, ए से बी चल रही है, एक बार मैंने इसके अंदर चेंज किया 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ के में कितना चेंज आएगा, अपन यहां वैल्यू रख के देख लेंगे। दूसरा, मैंने कहा कि अब आप 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस ले जाओ और बताओ कि रेट में चेंज कितना आ रहा है। क्या रेट में चेंज दोनों साइड में सेम आएगा या कम या ज्यादा? अब देखो अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां देखा जाए तो हमें क्या चीज देखनी, पहले मैथ्स लगाते हैं फिर लॉजिक देखेंगे। K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन, दोनों एक्सप्रेशन जो बनेंगी उनके अंदर अंतर क्या होगा जरा देखो, ये हो जाएगी T1 माइनस T2। एक मिनट, मैंने T2 K2 बाई K1 टेम्परेचर ज्यादा किया है, ठीक है ना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस T2, ठीक है। यानी ऊपर जो डिफरेंस आएगा वो तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का ही आएगा। नीचे आपको चीजों को केल्विन में बदलना है, यानी यहां पर ऊपर वाले केस में मल्टीप्लिकेशन T1 T2 का होगा। सर यहां आप कहना क्या चाह रहे हो, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैं सही से लिख लूं तो एक्सप्रेशन हमारी कुछ ऐसी आई, देखो ये आई T1 माइनस T2 अपॉन, इधर क्या आ गया, T1 इंटू T2, ठीक है, यही तो एक्सप्रेशन आई। एक मिनट, मैंने यहां पर कुछ T1 T2 में लफड़ा तो नहीं कर दिया, इसमें से घटाया है ना मैंने, इसमें से घटाया है तो यहां इधर T1 आएगा ना, T1 माइनस T2, ये मैंने गड़बड़ कर दी। इधर आएगा T1, इधर आएगा T2, यानी यहां वाले टर्म जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे
ऐसे T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये सारे टेम्परेचर जब भी केमिस्ट्री में लोगे हमेशा ही आप केल्विन ही लेकर चलोगे, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो जरा सा, अगर आप देखो तो डिफरेंस, इस केस में भी डिफरेंस यदि आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो भी डिफरेंस तो कितना आएगा, ऊपर 10 डिग्री का ही आएगा। नीचे मल्टीप्लिकेशन, इस वाली जोन में मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले टर्म में कितना होगा, ये होगा 283 मल्टीप्लाई बाई 293। केल्विन में बदलोगे दोनों T1 T2 को तो ये आएगा। और जब आप यही लॉजिक इसमें लगाओगे यानी इधर, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा वो और बड़े आएंगे, 100 यूनिट जुड़ी हुई है। यानी अगर हम लोअर टेम्परेचर जोन में सेम डिग्री बढ़ाएं और हायर टेम्परेचर जोन में सेम डिग्री बढ़ाएं तो लोअर टेम्परेचर जोन में 10 डिग्री का अंतर रेट में ज्यादा चेंज लाएगा। रेट में होने वाला चेंज जो है वो ज्यादा होगा उसकी तुलना में जहां पर यही चेंज आप करवा रहे हो हायर टेम्परेचर जोन में, तो यहां पर रेट बढ़ेगा तो, लेकिन चेंज जो है वो लोअर टेम्परेचर जोन की तुलना में कम आएगा। ये बात हमने यहां से मैथ्स लगाकर सीख ली। अब लॉजिक सुनो, देखो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आप हमेशा वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस से सोचा करो। जब 10 डिग्री का टेम्परेचर है तो वहां ऑलरेडी चीजें बहुत स्लो हैं, वहां आपका टेम्परेचर का इंक्रीमेंट ज्यादा असर डालेगा बजाय उसके कि आप हायर टेम्परेचर जोन में इस चीज को करने की कोशिश करो। मतलब जैसे एक शांत लाइब्रेरी है जहां सब लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक, और आप जाकर वहां चिल्लाकर भागाओ, यहां आप जाओ और चिल्लाओ ई, चिल्लाकर भागाओ, ठीक। और यही काम आप बाड़े पर जाकर करो, यही काम आप बाड़े पर जाकर करो, वहां ई चिल्लाते रहो, किसी कोई फर्क पड़ेगा आपका ई करने का, ठीक है ना। तो यदि ये काम ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर चीजें शांत हैं तो वहां डिस्टरबेंस ज्यादा दिखाई देगा, बजाय उसके जहां पर चीजें ऑलरेडी काफी डिस्टरबेंस में हैं वहां पर ये आपकी चीज इतना असर नहीं डालने वाली। मेरी बात समझ में आई। तो लोअर टेम्परेचर जोन पर किया गया जो डिस्टरबेंस है वो ज्यादा असर दिखाता है हायर टेम्परेचर जोन की तुलना में। अब बच्चों यहां मैं आपसे एक अगली चीज पूछना चाह रहा हूं, ये मैंने बात करी एक ही रिएक्शन में दो बार सेम टेम्परेचर बढ़ाने की, यानी इसमें इस वक्त जो मैं बात कर रहा था वो क्या कर रहा था, ए से बी रिएक्शन चल रही है जिसका ईए हमको पता है, ठीक है। इसमें हमने एक बार 10 से 20 बढ़ाया है, एक बार हमने 110 से 120 बढ़ाया है, तो चेंज कहां ज्यादा आएगा, यहां पर। अब मैं आपसे अगली जो बात कहना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि यदि कोई रिएक्शन पी से क्यू में हो रही है और कोई रिएक्शन ए से बी में हो रही है, इसका EA1 है, इसका EA2 है, EA1 की वैल्यू EA2 से ज्यादा है, दोनों में ही हमने 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया है। मुझे बताओ कि किसके अंदर रेट में ज्यादा चेंज आएगा, पहले मैथ्स लगाओ और ये बताओ किसके अंदर रेट में ज्यादा चेंज आएगा, फिर लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ कि इसके पीछे का कारण क्या होगा, जल्दी से।